तो चलिए अब इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि 1990s है ना, 1990 और 2000 में दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्या क्या चेंजेस हुई। इसको हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में वैश्वीकरण बोलते हैं, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया के देश एक दूसरे के साथ बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। ओके। लोग, सामान, पैसा, जानकारी आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। और ये जो पूरा एक्टिविटीज़ हैं, ये 1990 और 2000 के बिगिनिंग में बहुत तेज़ी से होना शुरू हुआ। ठीक है। तो अब इस टॉपिक के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स आपको समझ लेना ज़रूरी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहला सबसे पहला WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस इंटरडिपेंडेंस। देखिए, 1995 में WTO की स्थापना हुई। ओके, 1995 में WTO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। WTO का काम क्या था? WTO का काम था दुनिया भर में व्यापार को, बिजनेस को आसान बनाना। WTO ने नियम बनाए ताकि देशों के बीच व्यापार, बिजनेस में रुकावट कम हो। जैसे टैक्स या सैंक्शन कोई देश दूसरे देशों पे ज़्यादा ना लगा सके। उदाहरण देख लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए पहले भारत से कपड़े एक्सपोर्ट करने में बहुत सारे टैक्स और नियम थे, जिससे विदेशों में भारतीय कपड़े महंगे हो जाते थे। WTO ने इन नियमों को सरल किया, जिससे भारत जैसे देश आसानी से अपने मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कपड़ा, चावल, सॉफ्टवेयर विदेशों में बेच सके, विदेशों में सेल कर सके। इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा और कई भारतीय कंपनियां जैसे टाटा और रिलायंस ग्लोबल तौर पे बहुत मशहूर हो गए। ठीक है। उसके बाद समझ लेते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज का जो एक्सपेंशन है, ये इसके बारे में देखिए। ग्लोबलाइजेशन के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट और टोयोटा ने दुनिया के कई देशों में अपने कारखाने और ऑफिसेस खोले। इन कंपनियों ने वहाँ के लोकल लोगों को नौकरी दी, जिससे प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, है ना। समझ लीजिए कि हमारे देश में, भारत में अगर कोका कोला आया था, तो कोका कोला अगर भारत में आएगा तो क्या नौकरी करने के लिए, क्या काम करने के लिए वो विदेश से ही अपने लोगों को लेके आएंगे? क्या नहीं, वो भारत के ही लोगों को अपने फैक्ट्रीज में, अपनी कंपनीज में नौकरी देंगे। मतलब भारत के ही लोगों को नौकरी मिलेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे भारत में 1990 में पेप्सी और मैकडोनल्ड्स जैसी विदेशी कंपनियां आई। पहले भारत में कोल्ड ड्रिंक के लिए ज़्यादातर कोक या थम्स अप जैसे लोकल ब्रांड थे, लेकिन पेप्सी और कोका कोला ने भारत में अपने कारखाने खोले और मार्केट में अपनी जगह बनाई। इससे लोगों को ज़्यादा अल्टरनेटिव्स, ज़्यादा चॉइस मिले और नौकरियां भी बढ़ी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का ग्रोथ हुआ। जैसे 1990 में ही, 1990s में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा, जिससे बिजनेस, कम्युनिकेशन, नॉलेज का एक्सचेंज भी और आसान हो गया। लोग एक देश से दूसरे देश में बैठे बैठे बिजनेस कर सकते थे। एग्जाम्पल समझिए, भारत में इन्फोसिस और विप्रो जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने
इंटरनेट के जरिए अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर आईटी हब बन गए, क्योंकि इंटरनेट ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ दिया। आज आप ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, यह ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है। ठीक है? तो हमें समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन में क्या-क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है, उसी तरीके से कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया जैसे देशों की इकोनॉमी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अचानक डगमगा गई, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स, देखिए, जैसे मान लीजिए साउथ कोरिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में दुनिया भर के देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, वो सब अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ संकट भारत पर ज़्यादा असर नहीं डाला। इंडिया में तो इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ, पर ये पॉइंट ये जरूर दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन से एक देश में दूसरा देश का प्रॉब्लम भी एंट्री कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर में अगर क्राइसिस हुआ तो उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ इंडिया में भी पड़ेगा आज के समय। तो ग्लोबलाइजेशन का एक ये चैलेंज है, अगर दुनिया में कुछ होता है तो उसका इफेक्ट, मान लीजिए दुनिया के किसी भी देश में कुछ हो, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड को पड़ेगा। जैसे आज अमेरिका में अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उसका इम्पैक्ट इंडिया, चाइना, रशिया, जितने भी देश हैं उन सब में पड़ेंगे। ठीक है? साथ ही साथ जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसके वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक असमानता, भी आती है। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन से कुछ लोग और कंपनियां बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन गरीब लोग और छोटे बिजनेस पीछे रह जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, भारत में बड़े शहरों में आईटी और बिजनेस से अमीरी बढ़ी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग, गांव में कई लोग आज भी गरीब हैं। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर बात करें चाइना का, है ना, राइज ऑफ चाइनास इकोनॉमिक पावर। 1990 में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खोला। चाइना भी पहले अपने बॉर्डर्स को बंद रखता था, किसी दूसरे देश को अपने देश में बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं करता था। बट अब चाइना भी अपनी अर्थव्यवस्था को, चाइना भी अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया 1990 की तरफ, और बहुत सारा मार्केट रिफॉर्म चाइना लेकर आया। अब इन मार्केट रिफॉर्म की वजह से चाइना में कारखाने, फैक्ट्रीज, कंपनीज, कॉरपोरेशंस और बिजनेस चाइना में बढ़ना शुरू हुआ। 2001 में चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया, जिससे वो ग्लोबल बिजनेस से जुड़ गया। ठीक है? और इसका एग्जाम्पल आज हम देखते हैं। चाइना का इकोनॉमिक पावर जो राइज हुआ ना, इसका एग्जाम्पल आज अगर हम देखें, तो आज अगर हम बाजार में देखते हैं तो हम लोगों को जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान देखने मिलता है, मोबाइल फ़ोन, खिलौना, कपड़ा, वो मेड इन चाइना होता है। मेड इन चाइना होते हैं। 1990s से पहले चाइना इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं था, इतना ज़्यादा सामान वो दूसरे देशों में नहीं भेजता था। लेकिन जब से वो एक मार्केट रिफॉर्म किया, उसके बाद से उसका सामान पूरी दुनिया में सस्ता हो गया और वो पूरी दुनिया में अपने सामान को बेचना शुरू किया। इससे चाइना अमेरिका के लिए एक कॉम्पिटिटर बन गया। अगर हम लोग उसको इंडिया से उसका कंपैरिजन करते हैं तो भारत भी इसी समय आगे बढ़ा है। लेकिन चाइना के मुकाबले भारत ने सॉफ्टवेयर और बीपीओ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया, जबकि चाइना किस पे ध्यान दिया? चाइना ज़्यादा ध्यान दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। ठीक है? अब ग्लोबलाइजेशन से इंडिया का क्या मतलब? देखिए, इंडिया में भी 1991 में इंडिया ने भी 1991 में अपनी इकोनॉमी को खोला, जिसे हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं, जिससे विदेशी कंपनियां भी भारत आना शुरू की और भारतीय कंपनियों को भी विदेश में बिजनेस करने का मौका मिला। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे भारत में मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे थे,
और केवल कुछ ही लोग इन्हें खरीद सकते थे। ग्लोबलाइजेशन के बाद नोकिया, सैमसंग और बाद में चाइनीज कंपनी जैसे Xiaomi ने भारत में सस्ते फोन बेचना शुरू किए। साथ ही भारत की कंपनियां जैसे जियो ने सस्ती इंटरनेट सेवाएं देना शुरू की, जिससे भारत ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बन गया। तो इसका हम लोग एक समरी के तौर पे क्या समझ सकते हैं कि 1990 और 2000 के बिगिनिंग में ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ और पूरा दुनिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक साथ जुड़ गया। WTO बिजनेस को और आसान बना दिया और बहुत सारा कंपनी दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ। इंटरनेट आया तो इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ। पर उसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आया है, जैसे 1997 में एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस और साथ ही साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और इसी समय चाइना भी इकोनॉमिक तौर पे बहुत ज़्यादा राइज किया और अमेरिका का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन के चाइना सामने आया। भारत को भी इससे फायदा मिला, भारत भी IT और सर्विस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ पाए इसके वजह से। बस इस स्लाइड में इतना ही था, आप पढ़ के देखिए। द 1990 एंड अर्ली 2000 सॉ अ सर्ज इन ग्लोबलाइजेशन with international trade, investment, financial market becoming increasingly interconnected. The WTO, established in 1995, facilitated global trade, liberalization, and multinational corporation expanded their influence worldwide. The spread of internet and digital technology further accelerated global economic integration. However, globalization also brought challenges, including financial crises such as 1997 Asian financial crisis and concern over economic inequality. China's economic rise was one of the most significant development of this period. Through market reform initiated in late 20th century, China becoming a major player in global trade, joining the WTO in 2000. Its rapid industrialization and export-driven economy position it as a key rival to US economic dominance. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।